एक छोटे से घर में एक आदमी किसी से कहता है, बस कुछ दिन और दे दो, मैं अपनी गलती ठीक कर दूंगा। सामने वाला जवाब देता है, पैसे मिलते ही सब चुका दूंगा। लेकिन पास में बैठा एक बूढ़ा आदमी भी बोल पड़ता है, मेरा भी हाल खराब है बेटा, मुझे भी पैसे चाहिए। वो आगे कहता है, तेरे पास तो घर है ना, उसे गिरवी रख दे, पेमेंट की गारंटी हो जाएगी। ये सुनकर जैकेट पहना लड़का गुस्से से भड़क उठता है, और क्या लेना चाहते हो मुझसे बूढ़े? बूढ़ा आदमी चालाक मुस्कान के साथ कहता है, तेरा फैमिली तो हॉस्पिटल में है ना। उसकी आंखों में लालच झलकता है। तभी एक लड़की अंदर आती है और कहती है, आप लोग अभी तक टैंग को क्यों परेशान कर रहे हैं? दोनों उसके आते ही चुप हो जाते हैं। टैंग उसे देखता है, हैरान रह जाता है। इतनी खूबसूरत लड़की किसी गुंडे को कैसे डेट कर सकती है? वो उदास हो जाता है। उसे याद आता है कि वो लड़की जल्द ही सन शांगजी से शादी करने वाली है। सन मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड के नेचर की वजह से मैं तुझे एक हफ्ता और देता हूं। फिर वो टैंग को उसके ही घर से बाहर धक्का देकर निकाल देता है। टैंग गुस्से में कहता है, तू समझता क्या है खुद को? लेकिन तुरंत संभलते हुए बोल पड़ता है, मैं अपने आप को ही कोस रहा हूं, इस गरीबी और इस झुग्गी में जीने के लिए। वो खुद को टैंग फैंग कहता है, मैं एक झुग्गी वाला लड़का हूं, जिसके पास कुछ भी नहीं बचा। न खाना अच्छा, न घर ढंग का, न नहाने की जगह, न गर्लफ्रेंड। वो दीवार पर घूंसा मारता है और चिल्लाता है, ऐसे नहीं चलेगा, वरना घर भी चला जाएगा। लेकिन घूंसा मारने के बाद उसे कुछ अजीब दिखता है। ये दीवार पर क्या है? वहां एक क्यूआर कोड बना हुआ है। वो मोबाइल निकालता है और कोड स्कैन करता है। तभी कुछ बेहद अजीब होता है। उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है, यूलू हैज बिकम योर बेस्ट फ्रेंड। तंग हैरान है, ये क्या हो रहा है? अचानक उसके सामने 3D में एक सिस्टम प्रोजेक्ट होता है जो कहता है, वेलकम टू द सेलेस्टियल सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। अब तुम देवताओं से कनेक्ट हो चुके हो। तंग कुछ समझ नहीं पाता। फोन पर मैसेज आने लगते हैं, किसी को गिफ्ट क्या दूं? तंग सोच में पड़ जाता है। देवता भी ऐसे छोटे मोटे गिफ्ट्स और रिलेशनशिप्स की टेंशन लेते हैं। वो मुस्कुराता है और कहता है, लगता है अब मुझे उन्हें इंसानी दुनिया से कुछ खास भेजना होगा। वहीं दूसरी तरफ अपने सिंहासन पर बैठे पहले देवता अचानक प्रकट होते हैं और पूछते हैं, कौन है जो मुझसे बात कर रहा है? तंग का भेजा हुआ मैसेज पढ़कर देवता हल्के से हंसते हैं। अरे, ये इंसान तो सच में मानता है कि ऐसे प्रैंक से देवताओं तक पहुंचा जा सकता है। फिर वो अपने अनुयायी यानी टैंग से पूछते हैं, बताओ क्या गिफ्ट दूं? तंग, जो अभी तक सब मजाक समझ रहा था, हंसते हुए पास में रखे स्पीकर की फोटो क्लिक करता है और भेज देता है। क्यों ना ऐसा कुछ गिफ्ट कर दो। वो सोचता है कि ये बस कोई फेक सिस्टम है, तो वो मस्ती मस्ती में मैसेज भेज देता है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। देवता के पास सच में वो रिकमेंडेशन पहुंच जाती है। टैंग अब भी सोच रहा होता है कि ये कोई गड़बड़ है। तभी देखता है कि जिस स्पीकर की फोटो उसने भेजी थी वो गायब हो चुका है। उसके चेहरे पर डर और हैरानी दोनों आ जाते हैं। उधर देवता मुस्कुराते हैं और कहते हैं, चूंकि तुमने इतना अनोखा तोहफा चुना, बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए? तंग की सांसें तेज हो जाती हैं। वो हैरान भी है, खुश भी, लेकिन यकीन नहीं कर पा रहा। वो बार बार पूछता है, सच में मैं कुछ भी मांग सकता हूं? कुछ देर सोचने के बाद अपनी सारी गरीबी और दर्द को याद करते हुए वो आखिर फैसला करता है, मैं मल्टी मिलियनेयर बनना चाहता हूं। उसकी आंखों में लालच और उम्मीद दोनों झलकते हैं। देवता कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें सच्चा अमीर बना दूंगा। अगले ही पल टैंक को महसूस होता है कि उसके हाथों में कुछ बदल रहा है। वो नीचे देखता है, उसकी हथेली में कुछ अजीब सी चीज है। वो हैरान होकर कहता है, ये क्या है? कोई लीजेंडरी फर्टिलाइजर वगैरह? देवता हंसते हैं और जवाब देते हैं, नहीं, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। ये सेलेस्टियल सॉइल है, स्वर्ग की मिट्टी। टैंग मायूस होकर सांस छोड़ता है। बस इतनी बड़ी रिक्वेस्ट का ये रिवॉर्ड? वो सिर झुकाकर कहता है, लगता है भगवान भी मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। और उदास होकर धीरे धीरे अलविदा कह देता है। तंग को वो गिफ्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। गुस्से में वो इमॉर्टल के दिए हुए तोहफे को जमीन पर फेंक देता है। लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे एहसास होता है, अरे, ये किसी सेलेस्टियल बीइंग ने दिया है, ये तो जरूर इंसानों की दुनिया से अलग होगा। वो फिर से संभलता है और अपनी गलती सुधारने की कोशिश करता है। वो पवित्र मिट्टी में कुछ टोमेटो सीड्स डाल देता है। देखते हैं इसमें क्या खास है। थोड़ा पानी डालता है और फिर एक्सप्लोजन ऑफ ग्रोथ। हर सेकंड पौधा और बड़ा होता जाता है। टैंग हैरान रह जाता है।
ये तो सच में कुछ अलौकिक है, लेकिन ये टमाटर अलग हैं, साइज में बहुत बड़े। तंग सोच में पड़ जाता है कि इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाए, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे एक आइडिया आता है। चलो किसी रेस्टोरेंट में बेचने की कोशिश करता हूँ। वो पहुंचता है एक बड़े रेस्टोरेंट के गेट पर, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड रोक देता है। भाई, यहाँ लोकल प्रोडक्ट्स नहीं बिकते। टैंग मिन्नत करता है, बस एक बार छक के देख लो, अगर अच्छा ना लगे तो मैं चला जाऊंगा। गार्ड मना कर देता है। तंग निराश खड़ा होता है कि तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर थपकी देता है। वो पूछता है, क्या बेच रहे हो भाई? तंग कहता है, बस थोड़े से टमाटर हैं, थोड़े बड़े हैं, पर स्वाद जबरदस्त। दूसरा गार्ड पहले हंसता है, इतना बड़ा टमाटर, तू मजाक कर रहा है क्या? लेकिन फिर जिज्ञासावश एक बाइट लेता है और अगले ही पल उसका चेहरा बदल जाता है। ये तो कमाल का स्वाद है। वो समझ जाता है कि ये चीज मार्केट को बदल सकती है। वो टैंक से कहता है, सारे टमाटर मुझे दे दो। रेस्टोरेंट का ऑनर भी आ जाता है और कहता है, डील फाइनल करते हैं, आज 100,000 और एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट। तंग के लिए ये जैसे ड्रीम ड्रॉप था। वो मान जाता है। सीन बदलता है। एक गैम्बलिंग हाउस में बूढ़ा लोन शार्क आराम से खेल रहा होता है। अचानक उसके फोन पर मैसेज आता है, टैंग ने पेमेंट कर दी है। को वो हैरान रह जाता है, ये कैसे मुमकिन है? वो खुद जाकर देखना चाहता है, लेकिन बाकी लोग उसे जाने नहीं देते। इतना जीतने के बाद अब भाग रहे हो? वो मजबूर होकर जियाओ को कॉल करता है, तू टैंग के घर जा, कुछ गड़बड़ लग रही है। अब सीन फिर टैंग के घर पर आता है। टैंग खुश है, उसने सारे कर्ज चुका दिए, ढेर सारा पैसा कमा लिया। वो आसमान की तरफ देखकर कहता है, थैंक यू इमॉर्टल सर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक सेलेस्टियल ओल्ड मैन फिर से प्रकट होता है और कहता है, ये लो, रोप ऑफ डेस्टिनी, लेकिन ध्यान रखना ये अभी बीटा वर्जन में है। टैंग हंसते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, मैं बीटा टेस्ट कर लूंगा। रस्सी उसके फोन से निकलती है और धीरे धीरे उसके दूसरे हाथ को लपेटने लगती है। उसी वक्त बाहर से आवाज आती है, टैंग। वो दरवाजा खोलता है, सामने जाओ खड़ी है। वो मुस्कुराकर कहती है, मैं कुछ रेन केक्स लाई हूं, खाना चाहोगे? तंग थैंक यू कहता है, लेकिन दोनों जानते हैं कि बात सिर्फ इतनी नहीं है। अचानक कुछ अजीब होता है। वो रोप ऑफ डेस्टिनी ज्याओ के एक हाथ से लिपट जाती है, फिर दूसरे से भी। उसकी आंखों में हल्की शर्म और उलझन झलकती है। वो टैंग के घर के अंदर कदम रखती है। तुम्हारा घर इतना बिखरा हुआ क्यों है? थोड़ी मस्ती भरे अंदाज में कहती है, चलो मैं साफ करने में मदद करती हूँ, लेकिन पहले कुछ खा लेते हैं। रेन केक्स देखने में शानदार और खुशबू में लाजवाब थे। तंग पूरी तरह मोहित हो चुका था। ज्याओ मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने इसमें थोड़ा मीट भी डाला है ताकि तुम्हें थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी मिले। सीन एकदम मूवी जैसा था। वो उसे खाना खिलाती है और टैंग कहता है, वाह, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। थोड़ी शर्माते हुए जियाओ बोलती है, पता नहीं मेरी लाइफ में कभी कुछ ठीक क्यों नहीं होता। तंग चौंक जाता है, मतलब तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो धीरे से कहती है, जहां भी वो आदमी शंगजी कदम रखता है वहां बस मुसीबत ही आती है। टैंग उसकी तरफ मुड़कर पूछने ही वाला था कि वो अचानक उसके करीब आ जाती है। टैंग कुछ समझ ही नहीं पाता। जाओ की चार्म इतनी स्ट्रांग थी कि टैंग मना भी नहीं कर पाता, लेकिन उसके दिमाग में सवाल दौड़ते हैं, ये हो क्या रहा है? अचानक उसे याद आता है, ये सब शायद उस रोप ऑफ डेस्टिनी की वजह से है। जाओ उसकी आंखों में देखती है और कहती है, कृपया मुझे बचाओ टंग, शंगजी ने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। वो और करीब आती है, पर टैंग पीछे हट जाता है। मैं ऐसा फायदा नहीं उठा सकता। कुछ पल के लिए माहौल एकदम साइलेंट हो जाता है। फिर टैंग उसे धीरे से दूर कर देता है, लेकिन तभी कुछ बदल जाता है। रज्जू अब टैंग के कंट्रोल में है। जाओ जैसे किसी जादू के कब्जे में है और टैंग सोच में है कि उसे इस तकलीफ से कैसे बाहर निकाले, पर तभी इफेक्ट खत्म हो जाता है। जाओ को जैसे होश आता है। वो टैंग के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है, तुम ये क्या कर रहे थे? और वो गुस्से में कहती है, मैं घर जा रही हूं। तंग उसे रोकता है, रुको, मैं समझा सकता हूं। तभी वो नोटिस करता है कि थ्रेड ऑफ फेट पूरी तरह टूट चुकी है। जाओ कुछ समझ नहीं पा रही, ये सब क्या है टैंग? मुझे जाने दो। वो अपना फोन उठाती है और घबराहट में सेलेस्टियल मैन को मैसेज करने लगती है। उधर ऊपर अमर देवता शांति से सो रहे होते हैं और टैंग के मैसेज एक के बाद एक गिरते हैं। थ्रेड फेल हो गया, रिप्लाई दो, कुछ करो। देवता आखिर तंग आकर फोन उठाता है। अरे भाई, ये बंदा तो रुकेगा ही नहीं। वो जवाब देता है,
एफ फेट भी अस्थाई है, ठीक वैसे ही जैसे वो थ्रेड। टैंग गुस्से में चिल्लाता है, क्या इतनी इंपॉर्टेंट मोमेंट पर फेल हो गया? ये तो बेकार है। ये सुनते ही देवता तिलमिला उठता है, मेरी इन्वेंशन को यूजलेस कहता है। ठीक है, अब दिखाता हूं। वो तुरंत एक नई थ्रेड ऑफ फेट बनाता है और चेतावनी देता है, ये बहुत पावरफुल है, सारे नियम तोड़ देती है। टैंग फिर भी हंस देता है, हाँ हाँ, पिछली बार भी यही कहा था। देवता ठंडे स्वर में कहता है, ठीक है, लेकिन जब देखोगे तब समझोगे। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, थ्रेड डाउनलोड कंप्लीट, रेडी फॉर यूज। टैंग देखता है, एक इवॉल्व्ड थ्रेड उसके सामने 3D में प्रकट हो रही है। उसकी चमक और ऊर्जा अलग ही लेवल की है। अब वो दुविधा में है, अगर इस बार ये थ्रेड ज्याओ पर यूज की तो वो जिंदगी भर उससे बंधा रहेगा। ज्याओ उसे उलझन में देखती है। टैंग, तुम क्या करने वाले हो? तंग एक गहरी सांस लेता है और कहता है, अब जो भी हो, मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी का ख्याल रखूंगा। लेकिन उसी वक्त पीछे से शंगजी सीन में एंट्री मारता है। वो देखता है कि उसकी गर्ल टैंग के साथ है। उसकी आंखों में आग भर जाती है। वो चिल्लाता है, तू मेरे साथ धोखा करेगा? अगले ही पल वो टैंग के चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारता है। जाओ रोती हुई बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो शंगजी? वो कहता है, इसलिए तू इतनी देर से वापस नहीं आई थी? तंग संभलते हुए कहता है, मैंने तुम्हारी गर्ल से कुछ नहीं किया। पर तभी शंगजी के साथी वहां पहुंच जाते हैं। सभी टैंग को घेर लेते हैं और उसे बेरहमी से पीटने लगते हैं। जाओ चिल्लाती है, क्या तुम पागल हो गए हो? पर शंगजी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टैंग की गर्लफ्रेंड पर भी हाथ उठाने की कोशिश करता है। टैंग जमीन पर गिरा हुआ पर हिम्मत नहीं हारता। वो चिल्लाता है, अगर गुस्सा निकालना है तो मुझ पर निकालो, उसे मत छुओ। शंगजी हंसता है, वाह, बड़ा हीरो बन रहा है। वो हाथ रोकने का इशारा करता है, लेकिन अब उसकी असली जिज्ञासा कुछ और है। वो पूछता है, तूने इतने पैसे चुकाए कैसे? कौन सी ट्रिक इस्तेमाल की? तंग झूठ बोलता है, मैंने अपना खून बेच दिया। शंगजी हंसकर कहता है, तेरा खून कोई पांडा का है क्या? इतनी कीमत कौन देगा? तंग दीवार से टिककर सीधा उसकी आंखों में देखता है और कहता है, दुनिया में कौन सा इंसान है जिसके पास ऐसे सीक्रेट्स नहीं है जो वो किसी से शेयर नहीं करना चाहता? तो लड़का गुस्से में पूछता है, तू क्या बकवास कर रहा है? लेकिन हमारा हीरो एक कॉन्फिडेंट नजर से बोलता है, अगर सच सुनना है तो मैं बता देता हूं तेरे सारे सीक्रेट्स। वो जिक्र करता है कि वो बूढ़ा लोन शार्क असल में पूरा ट्रैश है, एक ऐसा आदमी जो अपनी औरत को भी खुश नहीं रख सकता। ये सुनकर लोन शार्क के अंदर कुछ टूट जाता है। ऑब्वियसली वो इसे ऐसे जाने नहीं देता। वो हीरो के बाल पकड़कर बोलता है, चल मेरे साथ। हीरो डरते हुए पूछता है, अब तू क्या करने वाला है? लेकिन जवाब देने की बजाय वो उसका सिर जमीन पर ठोक देता है। अब पछताना मत, वो कहता है, क्योंकि ये अंजाम तूने खुद चुना है। फिर वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि उसे जायंट्स अटैक जोन में फेंक दो। थोड़ी ही देर में उसकी किस्मत मुहर लगने वाली होती है। पीछे से लड़की सब कुछ देख रही होती है और बेबस खड़ी रहती है। तभी हमारे हीरो को याद आता है, वेट, मेरे पास डेस्टिनी रोप तो है। वो झट से उस रस्सी को पकड़ता है और पिग के चारों ओर लपेट देता है। अचानक से जादुई असर होता है। लोन शार्क और वो पिग अब हमेशा के लिए एक दूसरे से बाउंड हो जाते हैं। सभी लोग शॉक में हैं। लोन शार्क का एक्स और उसके गुंडे भी समझ नहीं पाते कि ये हुआ क्या। हमारा हीरो, जो अभी अभी मौत से बचा है, डेस्टिनी रोप की ताकत देखकर मुस्कुरा देता है। लोन शार्क के आदमी कोशिश करते हैं उसे पिग से अलग करने की, पर कोई फायदा नहीं। अगले दिन तांग घर पर अपने घावों से आराम कर रहा होता है। वो सोचता है, एक प्रॉब्लम तो खत्म हुई। फ्लैशबैक में हम देखते हैं लोन शार्क पिग के साथ भागता हुआ चिल्ला रहा है, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। है नोटी हो रहा। वापस आते हैं हमारे एमसी के पास। वो थोड़ा उदास है क्योंकि उसने अब तक अपना माल मैनेजर लियो को डिलीवर नहीं किया। जैसे वो कॉल करने ही वाला होता है कि तभी एक ईमेल नोटिफिकेशन पॉपअप होती है। मेल देखकर वो पागल सा हो जाता है। फाइनली ये रिप्लाई आया। दूसरी तरफ एक सिल्वर गार्डियन अपने लॉर्ड की सेवा कर रहा होता है। हमारा हीरो वहां पहुंचकर कैजुअली बोलता है, भाई, तूने जो स्वीट्स मांगे थे ना, वो लाया हूं। गार्डियन गुस्से में बोलता है, मुझे स्वीट्स नहीं चाहिए, नॉनसेंस मत कर। तंग मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, फिर लॉर्ड को बता दूं कि तूने क्या बोला। डर के मारे गार्डियन झट से बोलता है, रुक रुक, मत बता। ठीक है, ये लो कुछ हीलिंग पिल्स। तंग कहता है, इतनी जल्दी डील? बट ओके।
गार्डियन उसे स्ट्रेंथ और लाइफ बढ़ाने वाली गोलियां भेज देता है। टैंग जब वो देखता है तो हंस पड़ता है। ये तो चॉकलेट बॉल्स लग रही हैं, लेकिन वो फिर भी ट्राई करता है। जैसे ही गोलियां खाता है, उसके शरीर में कुछ अजीब होने लगता है। उसके हाथों में वेन्स उभर आती हैं, बाइसेप्स चट्टान जैसे हो जाते हैं। वो हैरान रह जाता है, ये तो सच में ओपी चीज है। तभी बाहर हंगामा मच जाता है। एक एंग्री ब्लॉन्ड गाय अपने गुंडों के साथ दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आता है। तंग पूछता है, क्या चाहिए तुम्हें? ब्लॉन्ड आदमी कहता है, मैं हूं लू शंकाय, यंग मास्टर, और सुना है तू किंग यूएन रेस्टोरेंट के लिए काम करता है। सेल्स बहुत बढ़ गई हैं तेरी वजह से। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, अब डील करते हैं, सारा लैंड मुझे बेच दे। तंग ठंडे स्वर में पूछता है, और अगर मना कर दूं? ब्लॉन्ड हंसते हुए कहता है, तो मेरे आदमी तुझे तोड़ देंगे। टैंग सोचता है, इन एक्स्ट्रास के पास हथियार कहां से आए। वो समझ जाता है कि अब कुछ करना ही होगा। वो हाथ उठाता है और वार्निंग देता है। जो पास आया उसे एक फ्लिक पड़ेगा और उड़ जाएगा। एक बॉल्ड गुंडा आगे बढ़ता है और टैंग बस एक फ्लिक मारता है। इम्पैक्ट इतना जोरदार होता है कि वो आदमी दीवार से जा टकराता है। सभी के चेहरे डर से सफेद पड़ जाते हैं। 3 गुंडे पहले ही जमीन पर हैं। तंग खुद अपनी ताकत देखकर चौंक जाता है। एक उंगली से ये हाल। तभी एक नया आदमी कमरे में आता है, एक बूढ़ा इंसान। वो कहता है, इतनी कम उम्र में इतनी ताकत, इम्प्रेसिव। ब्लॉन्ड भागते हुए कहता है, अंकल, इस लड़के को संभालो। तंग जवाब देता है, भाई, अगर तू भी लड़ाई में उतरा तो हार्ट अटैक ना आ जाए। बूढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तू सच में मुझे हरा दे तो मुझे खुशी होगी। फिर उसकी ऑरा फैलती है, हवा भारी हो जाती है, दीवारें कांपती हैं। तंग पीछे मुड़कर देखता है और वहीं उसके पीछे एक स्केलेटन मॉन्स्टर खड़ा है। उसकी आंखों में चमक है और उसकी ऑरा पूरी दुनिया को हिला देती है। सीन वहीं फ्रीज हो जाता है। टैंग अब उस बूढ़े आदमी से पूरी तरह निराश नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने सोचा, पहला वार मैं ही करूंगा। वो बिजली की स्पीड से अटैक करता है, लेकिन कोई असर नहीं। बूढ़ा सिर्फ एक हाथ से उसका अटैक डिफ्लेक्ट कर देता है, जैसे ये सब बच्चों का खेल हो। तंग हैरान रह जाता है, ये कैसे किया इसने? उसने तो कभी ऐसा पावर देखा ही नहीं था। उधर ब्लॉन्ड लड़का मौके का फायदा उठाता है और अपने अंकल की वाहवाही करने लगता है। देखा मेरे अंकल को, इनके सामने कोई टिक नहीं सकता। फिर वो टैंग की बेइज्जती करते हुए कहता है, जरा आईने में खुद को देख, हीरो बनने चला है। इसी बीच अंकल बिना हिले भी टैंग को चोट पहुंचा देता है। ब्लॉन्ड अपने दोस्त से कहता है, चलो अब इसे खत्म कर दो। बूढ़ा हंसता है और बोलता है, इतना नौजवान है, बुरा नहीं होगा थोड़ा मजा लेने में। तैयार हो जा। वो हिरन स्टैंस में आता है और टैंक पर झपटता है। पहला ही वार इतना तेज होता है कि टैंक की आंखें पीछा ही नहीं कर पाती। दूसरा वार भी आने वाला होता है और अगर वो लगता, तंग वहीं खत्म हो जाता। लेकिन इस बार टैंक टाइम पर समझ जाता है। वो झुकता है, बचता है और पूरी ताकत से मुक्का मारता है। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि बूढ़े का चेहरा जमीन में धंस जाता है। वो आदमी जो खुद को अजेय समझता था, अब मिट्टी चाट रहा था। ब्लॉन्ड लड़का सदमे में, ये हुआ क्या? तंग मुस्कुराते हुए बोलता है, कौन सा मास्टर, तू तो बच्चा निकला। अब सीन पलट गया था। टैंग ने सारे गुंडों को भी हरा दिया था और बोलता है, जाओ अपनी बाकी की गैंग को बुलाओ, एक साथ आओ सब। ब्लॉन्ड बस खड़ा रह जाता है, क्योंकि टैंग अब सच में मेन कैरेक्टर एनर्जी दे रहा था। लड़ाई खत्म होती है और टैंग अब अपने टोमेटो बायर से मिलने निकलता है। लेकिन इस बार वो सिर्फ टमाटर नहीं, बाकी सब्जियां भी लाया था। रेस्टोरेंट मैनेजर ल्यू उसे देखकर खुश होता है। तुम्हारे साथ काम करना खुशी की बात है। तंग हंसते हुए कहता है, खुशी तो मेरी भी है। तभी टैंग के फोन में नोटिफिकेशन, पिंग। हाँ, वो मैनेजर से कहता है, सॉरी, जरा ये देख लूं। नोटिफिकेशन था, यंग थिंग थिंग वांट्स टू बी योर फ्रेंड। तंग थोड़ा परेशान होता है। प्रोफाइल फोटो में लड़की बहुत खूबसूरत थी। मैनेजर पूछता है, कौन है वो? तंग कैजुअली कहता है, एक डेटिंग ऐप से है। मैनेजर मुस्कुराता है, ओह, तो बात बनी क्या? तंग झूठ बोल देता है, हाँ, सब अच्छा गया। फिर फ्लैशबैक शुरू होता है। 1 महीना पहले तंग पहली बार उस लड़की से मिलने गया था। वो पूछता है, तुम टिंग टिंग हो? वो मुस्कुराती है, हाँ, और तुम टैंग फैंग? तंग उसे देखकर लिटरली लव एट फर्स्ट साइट में चला जाता है। वो ज़ोडिएक साइंस, लुक्स और हॉबीज पर बात करती है। फिर पूछती है, चलो किसी शांत जगह चलें बात करने। तंग कहता है, मेरे घर चलो।
वो थोड़ी शर्माती है पर मना नहीं करती। टैंग खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसके घर पहुंचती है, शौक लग जाता है। घर कम, कबाड़ खाना ज्यादा लगता है। वो झट से मुड़ती है और बस बोलती है बाय। वापस प्रेजेंट में तंग उदास बैठा है। मैनेजर लियो उसे समझाता है, कोई बात नहीं भाई। टैंग फोन देखता है, 3 नए मैसेजेस हैं उसी लड़की के। वो लिखती है, सॉरी, तुम्हारे हालात देखकर शॉक हो गई थी, इसलिए चली गई। अब समझ गई हूं, एक और चांस दो। टैंग मुस्कुराता है, तो ये बात है। वो ल्यू को धन्यवाद देता है और अगली डेट फिक्स कर देता है। घर पर वो खुशी से नाच रहा होता है। कल फिर डेट है, लेकिन क्यूरियोसिटी उसे रोक नहीं पाती। वो जाता है लड़की के इंस्टाग्राम पर। सिर्फ 3 दिन के पोस्ट्स दिख रहे हैं। वो सोचता है, चलो देखते हैं। बीती 30 मई नॉर्मल फोटोज, 14 मई कुछ बैंक ट्रांसफर के स्क्रीनशॉट्स, और फिर ईथ वॉलेट ट्रांजैक्शंस और एक चैट जाइन नाम के आदमी से। टैंग का चेहरा उतर जाता है। वो फोन फेंकने ही वाला होता है, फिर खुद को रोक लेता है। किसी लड़की के लिए फोन तोड़ना बेवकूफी है, लेकिन गुस्सा अंदर ही अंदर जल रहा था। वो इमॉर्टल दोस्त का कांटेक्ट खोलता है, सोचता है क्या इसे उसके खिलाफ इस्तेमाल करूं। थोड़ा रुकता है, फिर याद आता है जिनका नाम, और मोरालिटी बाहर फेंक देता है। सीन कट होकर जाता है ईविल गॉड्स रेल्म में। वो गॉड एक छोटा वायल बनाता है जिसकी खुशबू जिसे लगे उसके लिए बैड लक बन जाए। टैंग पूछता है, बदले में क्या चाहिए? गॉड हंसते हुए बोलता है, बस इसे किसी चीज से भरा हुआ वापस देना। थोड़े समय बाद तंग एक सुंदर जगह पर इंतजार कर रहा होता है टिंग टिंग के आने का। वो आती है और कहती है, तू तो अमीर बन गया लगता है। तंग हंसकर बोलता है, नहीं, बस थोड़ा काम किया है। वो मुस्कुराती है और कहती है, तुम जैसे आदमी की ही तलाश थी मुझे। टैंग की आंखों में अब प्यार नहीं, बदला जल रहा था। वो जेब से वायल निकालता है और मुस्कुराते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। अनजान कि ये सब उसके लिए आफत लेकर आएगा, टिंकिंग मान जाती है और पूछती, ये कोई महंगा परफ्यूम तो नहीं है? फिर वो वायल खोलती है और धुआं सूंघती है। लड़की कहती है कि उसे ये गिफ्ट पसंद आया और इसका स्मेल स्वीट और वुडी है। एमसी ये चेक करने के लिए कि जो वो दे रहा है वो सच में काम करेगा या नहीं, थोड़ी स्निफ करता है और फिर उसे डायरिया हो जाता है। एमसी के एक्सप्रेशंस देखकर लड़की कंफ्यूज्ड होती है और पूछती, तुम्हें क्या हुआ? एमसी बस जवाब देता है, कुछ नहीं। वेटर पास में है और ऑर्डर लेने को तैयार है। एमसी एक डिश एस्कारगोट्स ऑफर करता है, लेकिन उसी समय लड़की अचानक बुरा फील करने लगती है। एमसी पूछता, क्या हुआ? अगर पसंद नहीं है तो मैं ऑर्डर चेंज कर दूं। लड़की उठकर कहती, पहले मुझे बाथरूम जाना है। एमसी उसे अकेला जाने नहीं देता तो वो उसके साथ जाता है। लड़की वायलेंट कॉफिंग शुरू कर देती है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक इतना बुरा क्यों फील कर रही है। तब एमसी पूछता, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? यह सुनकर लड़की अलर्ट हो जाती है। सच या झूठ? लड़की जवाब देती है कि कुछ पार्ट्स अभी सेंसर्ड हैं। एमसी बस एक ही क्वेश्चन पूछता है, अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हो तो तुम्हारा बेली इतना बड़ा क्यों है? तभी लड़की को एहसास होता है कि उसका बेली सच में बड़ा है। यह सब एमसी की प्लानिंग का हिस्सा है। एमसी प्रिपरेशन करके कहता है, तुम डिसअपॉइंट कर रही हो। लड़की गुस्से में आग बबूला हो जाती है और कहती, चुप कर। लड़की पहले कई लोगों के साथ रही है और अब नहीं जानती कि पिता कौन है। वो कई लड़कों को मैसेजेस भेजती है, लेकिन कुछ लोग अभी तक मैसेज नहीं पाए हैं। लड़की फूलिश है और गलती से अपने वर्क ग्रुप में भेज देती है। प्रेगनेंसी डिस्कवर होने के बाद लड़की अपनी जॉब से भी फायर्ड हो जाती है। अब बस एक ही पर्सन है जिसे वो फादर मान सकती है, मिस्टर जिन। वो उसे कॉल करती है, लेकिन जिन इग्नोर करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और टैंग पर डाल देता है, कहकर कि उसने पैसे पाने के लिए उन लोगों के साथ रहना पड़ा। कौन आर्टिस्ट कॉल कट कर देता है और लड़की कंफ्यूज्ड और फूलिश फील करती है। अब लड़की सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर से जिन को कॉल करती है, फोन में चिल्लाती है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती और बच्चा सच में तुम्हारा है। लेकिन गलतफहमी में उसने अपनी मदर को कॉल कर लिया। उसकी मदर भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि उसने अपनी इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी से खुद को डिसअपॉइंट किया। हम भूल गए कि इस सब का ब्लेम एमसी पर है जिसने उसे सेटअप किया था। एमसी ये देखकर खुश होता है कि प्लान काम कर गया। वाइन नोटिस करती है कि उसके पास एमसी सब एंजॉय कर रहा है। वो लीव कर देती है, लेकिन एमसी आगे नहीं बढ़ना चाहता और रेडी है वाइल ऑफर करने को जो सब रिवर्स कर सकता है। कुछ दिन बाद एमसी अपनी हार्वेस्ट से लाइफ इंप्रूव करने में बिजी है। लंबे टाइम के बाद तनफंग के रिलेटिव्स घर लौटते हैं
जो फ्रूट्स ऑफ द गॉड्स खा चुके हैं। थोड़ी देर बाद उसकी सिस्टर भी आती है अपनी बेटी के साथ। एमसी अपनी नीज को पकड़कर पूछता है, तुमने मुझे मिस किया? बेटी कहती है, हाँ। एमसी के पिता देखते हैं कि फैमिली एक जगह जमा है और कहते हैं, सेलिब्रेट करने का रीजन है, सब ड्रिंक कर सकते हैं। ग्रैंडपा अपनी ग्रैंड डॉटर से पूछते हैं, तुमने मुझे मिस किया? लड़की कहती है, हाँ। एमसी ध्यान से ऑब्जर्व करता है कि सिस्टर में कुछ अलग है। उसकी नेक पर इंजरीज हैं। एमसी पूछता है, ये इंजरी किसने दी? सिस्टर जानती है कि भाई से झूठ नहीं बोल सकती। वो बताती है कि उसके ब्रदर इन लॉ ने गैम्बलिंग डेट्स एक्यूमुलेट कर लिए थे और वो नर्वस था, इसलिए घर छोड़ गया। एमसी शॉक्ड और गुस्से में है। तभी किसी ने शाउट किया कि तंगुकू जल्दी वापस आए। स्मोकिंग लेडी और मशरूम हेड पूछते हैं कि तंगुकी को इतनी हिम्मत कैसे हुई। एमसी अपनी सिस्टर और नीस को घर अंदर भेज देता है ताकि सिचुएशन कंट्रोल में रहे। एमसी पूछता है कि सिस्टर क्यों उसके रिलेटिव्स हाउस में हाइड कर रही है। मशरूम हेड कहता है कि क्योंकि वुमन डेटर की वाइफ है, इसलिए उसे डेट पे करना होगा। एमसी कहता है कि वो सॉल्यूशन ढूंढेगा, लेकिन पेशेंस मांगता है। ओल्ड स्मोकर कहती है कि वो सॉल्यूशन नहीं चाहती, उसे पैसे चाहिए। वो सजेस्ट करती है कि हाउस और लैंड बेच दें, और अगर नहीं तो उसकी नीस बेच दो। एमसी गुस्से में रेडी है फाइट करने को। मशरूम हेड कहते हैं कि अगर पेमेंट नहीं होगा तो वो फैमिली के बारे में रूमर्स फैलाएंगे। एमसी स्ट्रेस में है, लेकिन पूछता है, अमाउंट कितना है? अनोइंग यंग मैन जवाब देता है, $80,000। एमसी को आइटम्स मिलते हैं इमॉर्टल गॉड्स से। वो खुश होता है और डाउनलोड करता है। एमसी क्लैंप यूज करके अनोइंग यंग मैन की माउथ को ब्लॉक करता है। टंग बहुत ग्रो होती है, मदर भी डर जाती है। एमसी एडवांटेज लेता है और उसकी मदर की टंग भी स्ट्रेच कर देता है। सब रिजॉल्व होता है। एमसी मजाक करता है, टंग्स में प्रॉब्लम है क्या? प्लान सक्सेसफुल होता है, दोनों लोग भाग जाते हैं। सिस्टर शॉक में है। एमसी कहता है, डोंट वरी, जब तक मैं हूं तुम सेफ हो। कुछ दिन बाद मैनेजर ल्यू के रेस्टोरेंट में एमसी अपने फ्रेश प्रोडक्ट्स बेचने आता है। मैनेजर अस्टॉनिश्ड है, सोचता है ये सब कैसे पॉसिबल हुआ। एमसी ने गॉड से मिली वाटर यूज करके फिश ग्रो किया था। मैनेजर एक स्मॉल सैंडविच चाहता है। एमसी पोलाइटली रिफ्यूज करता है, कहता है घर जाना है रिलेटिव्स के लिए। ये बिहेवियर देखकर मैनेजर क्यूरियस है। ब्यूटीफुल लेडी सामने आती है। एमसी पूछता है, हेल्प कैसे करूं? लेडी दो फिश खरीदना चाहती है। एमसी रिफ्यूज करता है, कहता है कॉन्ट्रैक्ट है। लेडी चार्म यूज करती है, विस्पर करके परसुएड करती है। एमसी फर्म है, डील क्लोज्ड कहता है। लेडी क्राइंग शुरू करती है। एमसी अपने डॉग आयरन को बुलाता है। लेडी पैनिक हो जाती है और ग्रैंडफादर से हेल्प मांगती है। ग्रैंडपा अपलॉड करता है और लाफ करता है। एमसी को प्रेज करता है। पिंक हेयर वाली लेडी गुस्से में ग्रैंडफादर से कहती है कि एमसी परवर्ट है और डॉग अनलीश किया। लेकिन वो यंग मैन बस टैंक को धन्यवाद देने आया था। उसने खुद को लिंटन और अपनी ग्रैंडडॉटर लिन मंगा के तौर पर इंट्रोड्यूस किया। ये जानकर कि ये दोनों ट्रबल करने नहीं आए हैं, एमसी थोड़ा रिलैक्स होता है। प्रोटैगनिस्ट खुश है और यंग मैन उसे थैंक्स करता है कि वो मैनेजर के साथ बिजनेस कर रहा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ओल्ड मैन पूछता है कि एमसी की जो पोजीशन है वो उसके लिए फेवरेबल है या नहीं। एमसी कंफ्यूज्ड होता है और कहता, बेटर एक्सप्लेनेशन दीजिए। जेंटलमैन क्लैरिफाई करता है कि वो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहता। ऑन द कॉन्ट्रेरी, वो एमसी में इन्वेस्ट करना चाहता है ताकि दोनों खूब पैसा कमाए। जिकुआ थोड़ा सेटिस्फाइड है लेकिन स्टिल कॉशियस है। वजह, उसे पता नहीं कि इकोलॉजिकल पार्क होता क्या है। ओल्ड मैन कहता है कि एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा। वो एमसी को कार में बैठने को कहता है और बताता है कि मैनेजर ने सब रेडी कर रखा है दिखाने के लिए। फिर वो लोग उस ब्यूटीफुल लिमुजीन की तरफ बढ़ते हैं। सुकियन फ्रॉम जुआ पूरी तरह परप्लेक्स है कि ये लिमुजीन अंदर इतनी बड़ी है। लेकिन तभी प्रोटोगनिस्ट के सेल फोन पर कॉल आता है। वो ग्रुप से माफी मांगता है, एक्सक्यूज मी, कॉल लेना पड़ेगा। फोन में उसकी सिस्टर बात कर रही है। वो पूरी तरह शॉक और डर गई है। लिंटन नोटिस करता है कि एमसी का एक्सप्रेशन बदल गया है और पूछता है, क्या हुआ? एमसी कहता है, कुछ हो गया है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता। फ्रेंड की हेल्थ खराब होने की खबर पाकर एमसी तुरंत हॉस्पिटल की ओर निकलता है। ओल्ड मैन कहता है, कोई बात नहीं, अगली बार मिलकर सब डिस्कस करेंगे। उसकी ग्रैंडडॉटर एमसी की एटीट्यूड क्रिटिसाइज करती है, सोचकर कि वो 5 मिलियन रूस रिफ्यूज कर रहा है। लेकिन असल में वो एमसी की रिस्पेक्ट करती है क्योंकि उसने अपने फ्रेंड के लिए 5 मिलियन छोड़ दिया। हॉस्पिटल पहुंचते ही एमसी की पॉसिबल फ्यूचर वाइफ उसे कॉल करती है। वो बताती है कि संग चक्सी फाइट में पड़ गया और एब्डोमेन के पास घायल हो गया। एमसी पूछता है कि वो कहाँ है।
वो रिप्लाई करती है, इमरजेंसी रूम में सर्जरी के खर्च के बारे में बता रहा है। एमसी के मन में अलग सोच है। सच में वो सोचता है कि सैंग चैक्सी डिजर्व करता है ये, लेकिन जब वो देखता है कि लड़की कितनी सैड है तो वो अपनी पूरी मनी उसे दे देता है और कहता है अफसोस है और नहीं दे सकता। तभी अचानक कोई आकर पैसे उठा लेता है। एमसी नहीं जानता कि कौन है, लेकिन लड़की जानती है। वो कहती है ये किम उनजी है। वो पूछती है कि किम उनजी ऐसा क्यों कर रहा है जबकि पैसे से भाई की लाइफ बच सकती थी। संग चैक्सी का ब्रदर पैसे लेने के अलावा अपनी पूरी गैंग को भी बुला लेता है भाई की जान लेने के लिए। वो लड़की को भी हार्म करने को तैयार है। फाजिनो उसे रोकती है, मैं ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं होना चाहती। एमसी तुरंत रिएक्ट करता है। उसने यंग मैन के फेस पर पंच मारा। हेंचमैन शॉक में है। पंच इतनी स्ट्रांग थी कि किम अंजी स्टंबल हो गया। जल्दी ही किम अंजी उठता है और पूछता है ये कौन था। एमसी सार्केस्टिकली कहता है मैं उसका पिता हूं। नेचुरली वो हेंचमैन को अटैक करने को कहता है। ब्लू हेयर वाला गाय एमसी पर चार्ज करता है, लेकिन वीक है और एमसी के पंच से गिर जाता है। ब्लॉन्ड एक्स्ट्रा भी सोचता है वो एमसी को हरा सकता है, लेकिन वो भी पंचिंग बैग बन जाता है। हॉस्पिटल में सिर्फ उनके स्क्रीम्स ऑफ पेन सुनाई दे रहे हैं। अंत में संग चैक्सी का ब्रदर और गैंग लीडर एमसी के सामने नील करते हैं और मर्सी मांगते हैं। वो कहते हैं कि अब से लीडर वही होगा। टोटल 7 लोग जमीन पर पड़कर मर्सी मांग रहे हैं। एमसी शो करता है मर्सी, लेकिन वार्न करता है कि नेक्स्ट टाइम कोई मर्सी नहीं होगी। बीनी सिचुएशन से इतना अपसेट है कि रोना शुरू कर देती है। एमसी वाइजली उसे हग करके कंफर्ट करता है। काल्म होने के बाद वो बताती है कि वो हॉस्पिटल में न्यूज सुनने के लिए रहेगी और एमसी अगर जाना चाहे तो जा सकता है। सिटी में अब एमसी के पास और कुछ नहीं है तो वो फोन निकालता है। मुझे मेरे फ्रेंड की याद आ रही है। वो जंग मिंगनिंग को कॉल करता है और बताता है कि वो शहर में है और उसे मिलना चाहता है। लग्जरी कार में यंग मैन कॉल पिक करता है और पूछता है एमसी यहाँ क्या कर रहा है। साथ ही ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है, लेकिन एक छोटी कॉम्प्लिकेशन की वजह से दोनों आज नहीं मिल पाते। एमसी ने प्रपोज किया कि वो उस लड़के के साथ चले जहां वो जा रहा है, लेकिन जेमिंग का माइंड थोड़ा अलग है। वो सोचता है कि एमसी उसे दिखा रहा है कि वो टफ है। फिर भी उसके मन में एक बात रहती है। वो कहता है कि आज वो एमसी की विशेस पूरी करेगा। फ्रेंड से मिलने जाते हुए एमसी शहर से गुजरता है। बिल्डिंग्स और हाउसेस देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ट्रैफिक और हॉर्न्स के बीच वो समझता है कि ये सब भी एक्सपेक्टेड था। सिर्फ ये नहीं, बल्कि सिटी की लड़कियां भी उसे अमेज कर देती हैं। लेकिन तभी कोई उसकी आंखों के सामने हाथ रख देता है। ये लोकल गार्ड है जो वार्निंग देता है कि अनआइडेंटिफाइड लिक्विड्स कैरी करना प्रोहिबिटेड है। एमसी जानता है कि वायल में कुछ है जो उसे अनवेल कर देगा, लेकिन गार्ड कहता है कि अगर वो वायल यूज नहीं करेगा तो फ्रीली नहीं चल सकता। फाइन सुनते ही एमसी के पास कोई चॉइस नहीं बचती और वो वायल पी लेता है। गार्ड उसे सिटी में घूमने देता है। एमसी फिर अपने फ्रेंड के पास जाता है। वहां यंग मैन सुंदर कार्स देखकर इम्प्रेस्ड है। एंट्रेंस पर कन्फेटी एक्सप्लोड होती है। फिर और कन्फेटी और फ्लावर्स दिए जाते हैं और लोग पिक्चर्स लेने लगते हैं। एमसी कंफ्यूज्ड है कि ये सब क्यों हो रहा है। वेटर्स एक्सप्लेन करती है कि एमसी 1999 कस्टमर है Emotional, damn it! और वो मर्सिडीज की लग्जरी एसयूवी भी जीत चुका है। वो पूछती है कि वो आज कार पिक करना चाहता है या नहीं और कौन सा कलर चाहिए। एमसी को पता चलता है कि उसकी लक वायल पीने की वजह से ही आई। फ्रेंड वहां अपने लग्जरी कार में आता है। दोनों डिस्कस करते हैं कि जिंदगी कैसी चल रही है। एमसी तुरंत कार की वैल्यू पूछता है। फ्रेंड कहता है लगभग 400,000 पॉट। एमसी अपनी स्मार्ट मैकेनिक वाली ट्रिक दिखाता है और कार की प्रॉब्लम चेक करता है। कार की कंफर्ट देखकर एमसी इंप्रेस्ड है, लेकिन फ्रेंड कहता है कि ध्यान रखना क्योंकि कार की चीजें ओरिजिनल और लेजिट हैं। एमसी अंडर एस्टिमेट नहीं होना चाहता। कहता है कि उसके पास भी कूल कार है। फ्रेंड नहीं मानता और मॉक करने लगता है। तब एमसी अपनी मर्सिडीज G65 दिखाता है। फ्रेंड शॉक और इनक्रेजुलस है। एमसी कहता है यस ये मेरी है। अनएक्सपेक्टेडली फ्रेंड घुटनों के बाल नीलकर एमसी से मदद मांगता है। वो कहता है कि एमसी अगर हेल्प चाहता है तो कॉल कर सकता है। एमसी कहता है कि वो बस अपने फ्रेंड के लिए आया है, एक फेवर चाहिए। वो फेवर है किसी को ढूंढना, क्योंकि वो बड़ी सिटी में भाग गया है। वो बताता है कि वो उसका एक्स रो इन लॉ है। फ्रेंड कहता है नो प्रॉब्लम और स्टार्ट करता है फोन पर बात। एमसी सोचता है कि कितना टाइम लगेगा टारगेट ढूंढने में। तभी उसका फोन कांग्रेचुलेट करता है माइलस्टोन डू गुड डीड्स अचीव करने के लिए। रिवॉर्ड मिरर पॉइंट्स। एमसी कंफ्यूज है कि ये रिवॉर्ड क्यों मिला।
एमसी फिर फीजिया सेनहो को कांटेक्ट करता है। महिला अपने एक्स हस्बैंड के पास लेटी हुई है। एमसी वो आंसर पाता है जिसे नहीं जानना चाहता। सुअंग शंघाई की सर्जरी सिक्योर हो गई। कुछ मिनट्स बाद एमसी का फ्रेंड अराइव करता है और कहता है कि उसने ब्रदर इन लॉ ढूंढ लिया है और रेडी है एक्शन लेने के लिए। सीन चेंज, अब हम कैसीनो में हैं। एमसी परप्लेक्स है क्योंकि उसने ऐसा कैसीनो नहीं देखा। वो जोक भी करता है। एक महिला पूछती है कि एमसी का फ्रेंड यहाँ क्या कर रहा है। फ्रेंड पूरी तरह उस महिला पर क्रश करता है। फ्रेंड कहता है कि उसने बस अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलवाया है। इंट्रोड्यूस करता है तंग फंग और सिस्टर जिन, हीरो क्लब की ओनर। एमसी पूछता है कि जी होंग सांग है क्या और वो उसे कॉल कर सकती है। महिला कहती है कि वो भी उसी आदमी को ढूंढ रही है और परिवार से भी। वुमन फ्यूरियस है क्योंकि बॉय पर 400,000 की डेट है और वो एमसी से पे करवाना चाहती है। तंग फंग एंग्री है कि लिन होंग एक्स को इतना पैसा गैम्बलिंग में कैसे मिला। वुमन कहती है इट्स द अमाउंट टू हैव हिम। एमसी डेड एंड में है क्योंकि उसके पास इतनी मनी नहीं है, लेकिन सिस्टर और डॉटर की सेफ्टी के लिए एमसी प्लान सोचता है। वो अपनी ब्रांड न्यू 3 मिलियन मर्सिडीज एज पेमेंट ऑफर करता है। वो बेट करता है कि अगर वो जीतता है तो ब्रदर इन लॉ का पूरा पैसा वो जीत जाएगा। वुमन ये सुनकर इंटरेस्टेड होती है। एमसी का फ्रेंड वॉर्न करता है ये उनका टेरिटरी है, मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन एमसी कॉन्फिडेंट है कि उसकी लक अच्छा है। दोनों बैटिंग टेबल पर बैठते हैं और लोग भी आते हैं। वुमन एक सिंपल गेम प्रपोज करती है, डाइस रोल, गेस बिग या स्मॉल, टोटल फेसेस 10 से कम या ज्यादा। एमसी अग्री करता है। वुमन डाइस शेक करती है कप में और पूछती है बिग और स्मॉल। एमसी कहता है स्मॉल। वुमन डाइस दिखाती है, रिजल्ट बिग। एमसी डिसबिलीफ में है, सोचता है कैसे पॉसिबल है। एमसी एक्यूज करता है कि वुमन ने डाइस मैनिपुलेट किया। वुमन कहती है तुम बहुत सस्पिशियस हो, अब क्या करोगे। एमसी कहता है कि उसका फ्रेंड डाइस रोल करे। फ्रेंड कंफ्यूज्ड है लेकिन एमसी चाहता है कि चीटिंग ना हो। एमसी वुमन का फोन लेता है और एक इमॉर्टल गॉड से पूछता है चीटिंग कंफर्म करने के लिए, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड आता है और कहता है टेबल पर फोन यूज करना फॉरबिडन है। एमसी के पास कोई चॉइस नहीं, बस फ्लास्क निकालकर फिर से पीना पड़ता है। एमसी ने बहाना बना दिया कि फ्लास्क में बस पानी है। वुमन सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि अब इंटरफेयर मत करो क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबा खींच रहा है। उसकी सिर्फ एक ही सॉल्यूशन थी, लक पोशन पीना, ताकि जो कर्ज उसके ऊपर था वो हट जाए। आखिरकार वो इतना दूर आ चुकी है और जीतने के लिए सब कुछ करेगी। एमसी ने फ्लास्क में जो लिक्विड था वो खुद पी लिया। एमसी का फ्रेंड थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि क्या करना चाहिए, लेकिन वो भी रेडी है। शुरू से ही वुमन इंटरफेयर कर रही थी क्योंकि उसकी एक्सरे विजन है। फिर भी वो दावा करती है कि उसके लिए कुछ चेंज नहीं होगा। एक्सरे विजन से वो कप के अंदर देखती है और नंबर्स स्मॉल दिखती हैं, लेकिन एमसी तेज है और बोलता है नंबर स्मॉल है। वुमन को इमीडिएटली पता चल जाता है कि कुछ अलग है। एमसी पहले ही कॉल आउट कर गया। जैसा कि हमने सोचा, सिर्फ एक्सरे विजन ही नहीं, टेबल के नीचे एक मैकेनिज्म भी था जिससे वो नंबर्स मैनिपुलेट कर सकती थी। एमसी का फ्रेंड कप को हटाता है और नंबर्स 4, 1, 3 सच में स्मॉल है। एमसी उसे प्रेज करता है, ग्रेट जॉब। मीनवाइल वुमन फ्यूरियस है क्योंकि मैकेनिज्म की वजह से सब उलझा हुआ है। एमसी फिर प्रपोज करता है अनदर गेम। इस बार हर राउंड में वो कहता है कि डाइस के नीचे नंबर स्मॉल है। फ्रेंड डाइस रोल करता है। वुमन कहती है नंबर्स लार्ज हैं। फिर 3 बार वही रिजल्ट गलत होती है। हर गेस हमेशा बिग। वुमन शॉक में है, समझ ही नहीं पा रही कि एमसी इतने एक्यूरेट कैसे गेस कर रहा है। एमसी कॉन्फिडेंट हो गया है और पूछता है चाहो तो कंटिन्यू करो, लेकिन हर बार तुम हारोगी। वुमन रिजल्ट्स पर विश्वास नहीं कर पाती। वो कप लेती है और खुद डाइस रोल करती है, सेंचुअली शेक करती है, बिलीव नहीं कर सकती। लाउड नॉइज हॉल में एको करता है। रिजल्ट फिर स्मॉल आता है। एमसी मजाक में बोलता है रिलैक्स करने के लिए कैपुचिनो पी लो और बटलर्स उसे सर्व करते हैं। वुमन अब एमसी को चीटिंग अक्यूज करती है। सच में ये सच है। वो अपने हेंचमैन से कहती है कि एमसी को होल्ड करो और टाई करो। एमसी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं। फ्रेंड स्केयर्ड है। आउट ऑफ नोवेयर कोई कार्ड्स फेंकता है वुमन के हेंचमैन पर। कार्ड्स हिट करते हैं गार्ड्स को। वुमन नाइफ निकालती है और एमसी पर चार्ज करती है। वो पीछे से अटैक करती है, चिल्लाती है कि वो मर जाए। एमसी रिएक्ट नहीं करता क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था। बस अटैक का वेट करता है और ऑब्जेक्ट अपने फिंगर से पकड़ लेता है। एमसी वार्निंग देता है तुम लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। वुमन कहती है तुम इंटरफियर कर रहे हो। एमसी कामली बोलता है मैं तुम्हारे टेरिटरी में खेल रहा था, यहाँ चीटिंग नहीं होती। एमसी एक्सपोज करता है कि वुमन ने डाइस मैनिपुलेट किया था, फैन एग्जाम्पल के तौर पर,
ऑब्जेक्ट फेंक देता है और पूछता है, गेम लक और मिसफॉर्चून पर होना चाहिए, चीटिंग पर नहीं। वुमन रियलाइज करती है कि मास्क फॉल हो गया, डर जाती है, फिर भी बोलती है, एमसी तुम्हें हर बार और ज्यादा पसंद कर रही हूँ, अब कोई चॉइस नहीं। बस एमसी को बताना कि उसका ब्रदर इन लॉ कहाँ है। रूम में ब्रदर इन लॉ कॉर्नर में पनिश्ड चाइल्ड जैसा बैठा है। लोग आते हुए सुनकर वो चिल्लाता है, डोंट हिट मी, कनील होकर मर्सी मांगता है। एमसी सामने खड़ा है। ब्रदर इन लॉ पूछता है, टैंग तुम यहाँ क्यों, मुझे बचाने आए हो? एमसी आयरनी में बोलता है, सेव यू फ्रॉम व्हाट? एमसी क्रिटिसाइज करता है कि वो यंग मैन अपनी सिस्टर और नीस के लिए मिजरेबल लाइफ क्रिएट कर रहा है। यंग मैन बोले, पहले मैंने बहुत पैसा जीता था, वाइफ और डॉटर के लिए कंफर्ट चाहिए था, बस अपने लॉस रिकवर करना चाहता था। एमसी मर्सी दिखाते हुए कहता है, उठो, लेकिन जानता है कि कभी कभी रेचेड लोग ऐसे होते हैं। यंग मैन क्वेश्चन करता है, ब्रदर इन लॉ वहां कैसे गया? एमसी कहता है, डेट पे करनी थी। अब जब डेट खत्म, कोई सेलिब्रेट करता है और एमसी की प्रेज करता है, लेकिन यूजलेस यंग मैन फिर से पैसे मांगने लगता है। ये एमसी के दिमाग में इको करता है और वो एक्सट्रीमली एंग्री हो जाता है। एक अलग लोकेशन में दो लोग बात कर रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स। एक पूछता है, इतना शाउटिंग इंटरोगेशन रूम में कैसे? दूसरा बोलता है, क्रिस्टल बॉल नहीं है जानने के लिए। फ्राइटेंड, शाउटिंग, कौन क्रेजी पुलिस स्टेशन इन्वेड कर रहा है? हैंड्स अप! बट इनसाइड एमसी गैग्ड नहीं है, वो ही कल्प्रिट है। वॉल परफोरेटर नाम का पॉसिबल गॉड गिफ्ट यूज कर रहा है। एमसी ये एक्ट ब्रदर इन लॉ के लिए कर रहा है ताकि लॉ प्रोटेक्ट करे उसे हंटर्स से। एमसी का फोन रिंग होता है। मैसेज इविल गॉड से है, जो उसकी लकी बॉटल वापस चाहता है। एमसी भूल गया था डेडलाइन। एमसी बोलता है, सॉरी मैंने फ्लास्क फिल किया था, लेकिन यूज करना पड़ा। इविल गॉड चिल्लाता है, व्हाई यूज्ड एवरीथिंग? फ्यूरियस बोलता है कि फ्लास्क फेरी को देना था, उसका बर्थडे है। इमॉर्टल मैजिक समन करता है। एमसी लीस्ट एक्सपेक्ट करता है कि बैड लक क्लाउड अपीयर होगा। इमॉर्टल बोलता है, बैड लक नेक्स्ट लाइफ तक रहेगा। एमसी रन करता है, बोलता है, क्रूल। इमॉर्टल रिप्लाई करता है, रन जितना चाहो, लक फॉलो करेगा। एमसी डेड एंड में फंस जाता है। इमॉर्टल शाउट करता है, एक्सेप्ट योर फेट। एमसी प्लान सोचता है, लक बॉटल का स्टॉपर निकालकर स्मोक स्टोर करना। अभी भी नहीं पता क्या होगा। प्लान बेस्ट ऑप्शन लगता है और काम कर जाता है। आखिरकार एमसी उस सिचुएशन से एस्केप करने में कामयाब हो गया। अब बस बॉटल बंद करनी थी ताकि कुछ लीक न हो, लेकिन वो वहीं खड़ा सोच में डूबा है। सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि इविल गॉड भी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उसकी पूरी प्लान फेल हो गई। फूल भूल गया था कि लक बॉटल अभी भी एमसी के पास है। वो हवा में वर्ड्स फेंकता है, अनलकी, बस फेरी ले से फेवर चाहिए था। लेकिन एमसी को पता नहीं कि उस गिफ्ट की उस यंग मैन के लिए कितनी वैल्यू है। सोच में एमसी उस पूर गाय को फूल कहता है। जिंक्स नहीं रोक पाता और रोने लगता है जब उसे एमसी का मैसेज मिलता है, जिसमें बताया गया कि एमसी के वर्ल्ड में ऐसे बिहेवियर को क्या नाम दिया जाता है। एमसी फिर कॉस्प्ले ऑफ कोरोस पर चिल्लाता है, ये बिहेवियर सिर्फ पेटी लोगों का होता है। प्रोटैगोनिस्ट के वर्ड्स जैसे ही दूसरी तरफ फ्लेम्स में बदलते हैं, जिंक्स और भी ज्यादा डर जाता है। एमसी एक डील का प्रपोजल देता है और कहता है कि जिंक्स को ले को गिफ्ट देने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस खुद की केयर करे। वो आगे बोलता है कि सिर्फ व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर देखकर ही पता चल जाता है कि ये गाय फैशन सेंस में जीरो है। बस फिर क्या, प्रोटेग ने उसे गिफ्ट्स देने शुरू कर दिए। कूल जैकेट, फैंसी वॉच, ये सब अब तक उसे मिले हैं। अंत में जिंक्स ने कैरो का कॉस्प्ले छोड़ दिया और ह्यूमन वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट लोग बनकर कॉस्प्ले करने लगा। प्रोटोगोनिस्ट ने भी कहा, गिफ्ट की टेंशन मत लो, मेरे पास कुछ स्पेशल है। और उसके गिफ्ट में आरएमसी ने आईफोन 16 प्रो मैक्स और ब्रांड न्यू एयरपॉड्स दे दिए। इस बार अनलकी इमॉर्टल खुश है और पूछता है कि कैसे रिपे कर सकता है। एमसी वायल उठाता है और कहता है कि इसे लक के लिए एक्सचेंज करना चाहता है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। जिंक्स उसे पावर कंट्रोल करना भी सिखाएगा। प्रोटोगोनिस्ट शॉक में है क्योंकि अब वो एक और तरह की पावर कंट्रोल कर सकता है। सोचता है, यार ये मैजिक ही तो है। अगले दिन प्रोटोगोनिस्ट अपने दोस्त के साथ लग्जरी रिजॉर्ट की तरफ वॉक कर रहा है। दोस्त शुक्रिया कहता है, लेकिन प्रोटोगोनिस्ट बोलता है, अरे यार टेंशन मत, ट्यून ग्रेट फेवर किया। तंग लग्जरी देखकर अमेज्ड है और कहता है, इतना कभी क्लोज से नहीं देखा। लेकिन तभी एक वुमन अपीयर होती है और कहती है कि किचन दूसरी साइड में है और रूल्स फॉलो करो। प्रोटोगोनिस्ट कहता है, डिलीवरी करने नहीं आया, खुद के इंग्रेडिएंट से खाना खाऊंगा। वुमन एक्सप्रेशनलेस है, लेकिन आयरनिक टोन में पूछती है, अपने इंग्रेडिएंट्स से? उसकी अपीयरेंस बहुत एक्सट्रावेगेंट है।
वो कमेंट्स करती है कि इस रिजॉर्ट में आउटसाइड फूड अलाउड नहीं है। दोनों हॉल में एंटर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही वुमन उन्हें रोक देती है। टैंक पूछता है, इतना बैड मैनर्स क्यों? लेकिन दोस्त कहता है, यार एनर्जी वेस्ट मत कर उस पार। लेकिन एमसी ऑपोजिट करता है, वो जाकर वुमन को कन्फ्रंट करता है। सच में वो बस पास जाकर उसकी ब्यूटी एडमायर करना चाहता था, क्योंकि दोनों इंप्रेसिव हैं। हीरो कमेंट्स करता है, उसने मुझे फोर्स किया ये सब करने के लिए, और बैड लक वाइल बाहर निकालता है। सीन में बैकग्राउंड में कोई शाउट करता है कि आगे बढ़ो। शाउटर्स हैं पर्पल हेयर्ड यंग मैन और वही प्रीवियस ग्रैंड डॉटर जो प्रोटोगोनिस्ट में इन्वेस्ट करना चाहती थी। बाईस्टैंडर्स का एटीट्यूड चेंज हो जाता है जब पता चलता है कि पर्पल हेयर्ड गाय किंग का सन है। एमसी और उसका दोस्त साइड में पुश हो जाते हैं ताकि वुमन अपने न्यू गेस्ट को ट्रीट कर सके। एमसी और फ्रेंड फ्यूरियस हैं क्योंकि उन्हें ट्रैश की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ओल्ड मैन की ग्रैंड डॉटर नोटिस करती है कि टैंग भी वहीं है। वो प्रिटेंड करती है कि खुश है और टैंग एंग्री हो जाता है। लगता है कि चीट हो गया। वुमन कहती है कि टैंग सिर्फ फ्रेंड है, रिस्पेक्ट दो। लेकिन स्लिक गाय बिलीव नहीं करता और पूछता है कि हर बॉयफ्रेंड क्या सोचेगा। वुमन रिप्लाई करती है कि वो उसका कुछ नहीं, बस जेलस पर्सन है। एमसी के लिए ये मैटर नहीं करता क्योंकि उसे सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं मिल रही। पर्पल हेयर्ड गाय बोलता है, एमसी कन्वर्सेशन में कोई बुलाया नहीं, दूर रहो। एमसी एंग्री है और कहता है, गर्ल से दूर रहने वाला तू है। स्लिक गाय गुस्सा में उसके कॉलर पर हाथ डालता है और कहता है, रिपीट रिपीट अगर करेज है। सिक्योरिटी दोनों को फाइट मत करने के लिए रोकती है। पिंक हेयर्ड गर्ल ग्रैंडफादर को कॉल करने की वार्निंग देती है। बॉय साई करता है। ग्रैंडपा जेन को ऐसी सीन नहीं दिखा सकता। वह एमसी को दूर फेंक देता है। बेगर कहता है और गर्ल से पूछता है, क्या उसे सच में पसंद है? तभी गर्ल भागकर एमसी के साइड में आती है और उसे हग करती है। कहती है कि वो सच में प्रोटैगनिस्ट से प्यार करती है। प्रेफर्स करती है बेगर एमसी ओवर स्लिक पर्पल हेयर्ड गाय। ये एक्टिवेट करता है माइल्ड पावर स्लिक गाय में और वो एमसी पर चार्ज करता है, पंच मारता है। सुपीरियोरिटी टोन में कहता है, तू ट्रैश है, लेकिन क्या आ रहा है वो नहीं जानता। पिंक हेयर्ड गर्ल वरीड होती है। एमसी ग्रेजुअली उठता है। गर्ल भाग कर आती है, पूछती है, ये स्लिक गाय क्रेजी है? जेन्युइन केयर दिखाती है, कहती है, जेन लॉन्किंग फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, रिजॉल्व करो। स्लिक गाय सुपीरियोरिटी दिखाकर कहता है कि इस बार एस्केप करने दे रहा है क्योंकि ओल्ड मैन आने वाला है। गुड बाय कहता है और वॉर्न करता है, सूनर और लेटर मिलेंगे। तीनों टेबल पर बैठकर डिस्कशन करते हैं। गर्ल अपोलोजाइज करती है। एमसी कहता है ऑल गुड, पर पूछता है क्यों ऐसे एरोगेंट आदमी को डेट करती है। गर्ल एक्सप्लेन करती है कि स्लिक गाय डरता है उसके ग्रैंडफादर से क्योंकि वो इंपॉर्टेंट कंपनीज का फाउंडर है। प्रोटैगनिस्ट फ्रेंड इंडिग्नेंट है, पूछता है क्यों पावर्स यूज नहीं किए। एमसी कहता है कि ऐसे सिचुएशंस में एग्जैजरेट मत करो। एरोगेंट बॉय भी इंपॉर्टेंट लोगों को जानता है। पार अंदर सोचता है, अभी हैंडल करूंगा। शेफ अनाउंस करता है, ऑर्डर अराइवल। डिश में जायंट क्रैब और फैंसी सैलड्स, दूसरी डिश में सुपर डिलिशियस श्रिम्प। लोग अमेज्ड हैं। हंग्री गर्ल पहले बाइट लेती है, फ्रेशनेस अमेजिंग। प्रोटोगोनिस्ट फ्रेंड भी सेम फील करता है। एमसी कमेंट्स करता है, ये सब एग्जैजरेशन है। गर्ल इन्वेस्टमेंट डिस्कस करती है इकोलॉजिकल पार्क में। एमसी कहता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑल सेट, नेक्स्ट टाइम साइन करेंगे विदाउट प्रॉब्लम। गुड थिंग्स एंड होते हैं। तीनों गुड बाय कहते हैं। टंग फ्रेंड वार्न करता है, कुछ भी चाहिए कॉल करना। गर्ल रिमाइंड करती है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। कार में एमसी इन्फॉर्म्स करता है कि घर जा रहा है। हाई स्पीड माउंटेन्स ड्राइव करता है। ड्राइविंग करते हुए स्ट्रेंज सॉन्ग सुनता है। हीरो नोटिस करता है कुछ आगे है। आइडेंटिफाई करके कार एक्सेलरेट करता है, पर हिट हो जाता है समथिंग लाइक टैंक। इंपैक्ट से कार स्पिन करती है, बिल्कुल बी ब्लेड जैसी। बेचारी कार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई और प्रोटोगनिस्ट उसमें फंसा हुआ है, बिल्कुल अनअवेयर कि आगे क्या आने वाला है। दुर्भाग्य से कार से तेल लीक होने लगता है, जिससे एरिया में ह्यूज आग लग सकती है और आसपास के ट्रीज जल सकते हैं। जिसने प्रोटैगनिस्ट की कार से टक्कर मारी वो बाहर निकलता है और वो है पर्पल हेयर्ड बॉय। वो बाहर आकर कहता है कि ये इसलिए किया ताकि प्रोटैगनिस्ट उसे या उसकी लड़की को परेशान न करे। लेकिन हमारी एमसी ठीक है तो धीरे धीरे कार से बाहर आता है। आधा बॉडी बाहर रखते हुए वो पूछता है, तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो क्या? बॉय आयरनी में कमेंट करता है, लाइफ तेरी टफ है। फिर बड़ा गन निकालता है और कहता है कि अब मैटर नहीं करता,
वो प्रोटैगनिस्ट को अपने हाथों से खत्म करने वाला है। हीरो अपने थॉट्स में सोचता है, ये बॉय तो पूरी तरह एरोगेंट है, लेकिन मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है। एमसी टाइम बाय करने के लिए फ्लास्क यूज करता है। कहता है, अगर तू ट्रिगर खींचा तो शायद गन बैकफायर हो जाए। इससे जेलस गाय और गुस्से में आ जाता है और कहता है कि सोल हार्वेस्टिंग के सामने भी प्रोटैगनिस्ट हार नहीं मानता और वो अपना डिजायर पूरा करेगा। बॉय शूट करता है, लेकिन गन के साथ कुछ वियर्ड होता है। बुलेट प्रोटैगनिस्ट को छूकर निकलती है, डायरेक्ट हिट नहीं होता। आखिर में बुलेट प्रोटैगनिस्ट की कार से टकराती है और रिकोशे होकर वापस जाता है। फिर वो जेलस गाय की अपनी कार से बाउंस होकर फाइनली उसके शोल्डर में हिट करती है। वो सोचता है, ये कैसे हुआ? गन की आवाज पूरे नेबरहुड में सुनाई देती है। इंजर्ड होने के बावजूद जेलस बॉय कहता है कि ये उसे रोक नहीं सकता। फिर वो शूट करता है, लेकिन गन उसके हाथ में एक्सप्लोड हो जाती है। जमीन पर गिरते हुए वो सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। एनसी काल्म होकर वॉक करता है और कहता है, वार्न किया था तुझे। फिर पोशन निकालता है और कहता है कि ये वर्जन प्रीवियस वाले से भी स्ट्रॉन्गर है। थोड़ी शांति मिलती है प्रोटैगनिस्ट को, लेकिन तभी उसके डॉग को कुछ दिखता है और वो जोर जोर से बार्किंग शुरू कर देता है। बाहर एक बड़ा एक्सकवेटर रेडी है, शायद प्रोटैगनिस्ट के घर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एमसी इनिशियली सोचता है कि शायद विलेज में न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन उसे पता नहीं कि सच में क्या होने वाला है। वर्कर्स गेट डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं। प्रोटैगनिस्ट फ्यूरियस हो जाता है और पूछता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? उसकी सिस्टर आती है और पूछती है, सेब ठीक है? एमसी कहता है, नहीं, मैं इन लोगों से समझने जा रहा हूं कि क्या चल रहा है। एक्सकवेटर के नीचे एमसी पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? यंग मैन आयरनी में रिप्लाई करता है, क्या लग रहा है? हाउस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। प्रोटैगनिस्ट लूज कर देता है कंपोजर और कहता है, ये मेरा घर है, डिमोलिशन किसने ऑर्डर किया? ऑब्वियसली जेलस बॉय रिप्लाई करता है, मैंने ऑर्डर दिया। लगता है इस बार भी उसने लेसन नहीं सीखा और अब सीखेगा। एमसी पूछता है, तुमने मेरा घर कैसे ढूंढ लिया? यंग मैन कहता है, इट वॉजंट दैट हार्ड, और कहता है, मैं साइकोपाथ हूं, इसकी वजह टैंग फांग है, इसलिए तू अब होमलेस रहेगा। स्पॉइल्ड बॉय कंस्ट्रक्शन क्रू से कहता है कि बड़ा टेनिस कोर्ट और जायंट स्विमिंग पूल बनाओ। अब उसने लाइन क्रॉस कर दी है और उसे पता नहीं कि क्या होने वाला है। एमसी पूछता है, तेरी मेंटल हेल्थ ठीक है? ये अनएक्सेप्टेबल है। जेन लोंग चंग जैकेट से कंट्रैक्ट निकालता है, प्रूविंग कि प्रोटैगनिस्ट का घर ऑफिशियली उसका है। प्रोटैगनिस्ट के पेरेंट्स बाहर आते हैं और पूछते हैं, रियली डिमोलिश करने वाले हो? एमसी का पिता जमीन पर गिरता है और कहता है, अगर घर डिस्ट्रॉय करना है तो मेरे बॉडी के ऊपर से जाना पड़ेगा। स्पॉइल्ड बॉय मॉक करता है, तेरा पिता पैथेटिक है, और एमसी को वार्न करता है, अगर तुझे अनलिविंग होना है तो ठीक है। ड्राइवर को कहता है कि हाउस डिस्ट्रॉय करो, किसी की परवाह मत करो, लेकिन ड्राइवर अवेयर है और कहता है, अगर कोई मर गया तो बिगर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जेन लोंग गुस्से में आ जाता है और ड्राइवर को जबरदस्ती एक्सकवेटर से बाहर खींचता है। साफ कहता है कि उसे परवाह नहीं है, वो किसी को भी मारने के लिए तैयार है। प्रोटैगनिस्ट के फैमिली डिस्ट्रैक्टेड हैं, तो स्पॉइल्ड बॉय व्हीकल उन्हें सीधे टक्कर देने के लिए ड्राइव करता है। ये दिखाता है कि उसे किसी की लाइफ की परवाह नहीं। एमसी डिसाइड करता है कि पावर्स यूज करके ईविल से फाइट करेगा। एमसी अपनी सुपर स्ट्रेंथ एक्टिवेट करता है और व्हीकल को रोकता है। एक तरफ प्रोटैगनिस्ट अपनी पावर्स के साथ, दूसरी तरफ व्हीकल हैवी है जैसे एलिफेंट, लेकिन ड्राइवर और भी एक्सेलरेट करता है। एमसी बिल्कुल वरीड नहीं है, उल्टा कमेंट करता है, ये जेनंग लोंग कितना टेरिबल है। जेन लोंगचिंग सोचता है, प्रोटैगनिस्ट इतना स्ट्रांग कैसे है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, वो फिर से कोशिश करेगा। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ब्रूट फोर्स से रास्ता निकलना नामुमकिन है, तो वो क्रेन उठाकर हमारे प्रोटैगनिस्ट के परिवार के किसी मेंबर को मारने का प्लान बनाता है। अनलकी किस्मत वाली, ये किसी और नहीं, एमसी की मां है, पावरफुल। स्ट्राइक के सामने वो अपनी प्रतिक्रिया तक नहीं दिखा पाती। हर कोई सोचता है कि अब एमसी अपनी मां को बचा नहीं पाएगा, लेकिन तब उसका डॉग फास्टर मूव करता है, इतनी तेजी से कि वो एमसी की मां को जमीन पर गिरा देता है, लेकिन उसकी ओन बॉडी भी डैमेज हो जाता है। जोर का इंपैक्ट था और पेन इतना ज्यादा कि डॉग दूर तक फेंक दिया गया। एमसी और उसकी मां तुरंत दौड़ते हैं, देखो कि डॉग ठीक है या नहीं। पूरे घर में शोर मच जाता है, क्योंकि उनका छोटा सा डॉग खुद को सैक्रिफाइस कर दिया एक फैमिली मेंबर को बचाने के लिए। एमसी रोते हुए अपने डॉग के लिए कमेंट करता है, बदकिस्मती, ये तो वास्को के लिए नंबर 10 की तरह खेलेगा। उसकी सिस्टर और नीज भी डिस्पेयर में रो पड़ती हैं। वहीं कावड़ वाला आदमी ट्रैक्टर से उतरकर कहता है, एक डॉग ने मेरी हिम्मत की चैलेंज की, इसलिए इसे ये फेट मिला। एमसी खड़ा होता है,
फ्यूरियस टोन में चेतावनी देता है। वो डॉग किसी इंसान से ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये हमारा परिवार है जिसने इसे रेज किया है। और फिर एमसी फुल अटैक मोड में दौड़ता है उस कावर्ड और जेलस आदमी की तरफ। जैसे सही कावर्ड होता है, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को बुलाता है अटैक करने के लिए, लेकिन कोई चांस नहीं। एमसी अपने सारे पावर्स और मींस यूज करके रिवेंज लेने वाला है। एक ही पंच में 2 एक्स्ट्रास गिर जाते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्लेवर निकला और एमसी के पीछे आ जाता है। लेकिन एमसी तो पहले से तैयार था, पूरी तरह काल्म और रिलैक्स्ड, क्योंकि उसे पता है कि फाइट में आखिर में जीत उसका ही होगी। और वही एक्स्ट्रा जो क्लेवर बनना चाहता था, एमसी की चिन पर किक खा जाता है। जेन लोंग चांग, जो अपनी ट्रेजिक एंड से डर रहा है, भागने की कोशिश करता है। वो ट्रैक्टर पर चढ़ता है। एमसी पूछता है, कहाँ जा रहा है? बी अ मैन और फाइट कर। वो ट्रैक्टर के सारे बटन्स दबाता है, होप में कि कुछ होगा, और फिर वो एक्सकेवेटर को एमसी की तरफ डायरेक्ट कर देता है। एमसी नीचे रेडी खड़ा है। ट्रैक्टर से कावर्ड आदमी चिल्लाता है, टेंग फैंग को डिस्ट्रॉय कर दो। अनफॉर्चुनेटली यंग एमसी डायरेक्टली हिट हो जाता है। इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग कि वह केचअप उगल रहा है। उसकी सिस्टर और नीस डिस्पेयर में स्क्रीम करती हैं। कावर्ड सोचता है जीत गया और सेलिब्रेट करता है, लेकिन स्टोरी खत्म नहीं हुई। वो कहता है, यही था टंग फांग का फेट, दिखावा करने का प्राइस यही है। एमसी का परिवार दौड़ता है, देखो कि वो स्टिल अलाइव है या नहीं। लेकिन एस्ट्रल बैकग्राउंड में एमसी अपनी फैमिली को रोते हुए देखता है और सोचता है, क्या हो रहा है। जल्दी ही उसे समझ आता है कि शायद वो अनमेड हो गया। किसी ने बैकग्राउंड में कंफर्म किया और कहा, फॉलो करो। उसके साथ हंसते हुए शार्प फैंग्स दिखाए। एमसी जो एस्ट्रल प्लेन में कम्युनिकेट कर रहा है, वो है गॉड ऑफ सोल हार्वेस्ट। लेकिन एमसी खुश नहीं है। बस 22 साल का है, डेट नहीं कर पाया, गोल्स नहीं अचीव हुए, तो वो ब्लफ करता है। गॉड ऑफ सोल हार्वेस्ट को, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। गॉड को टीज करते हुए एमसी कहता है, चलो अंडरवर्ल्ड चलते हैं, तुम्हारी लाइफ वर्स तरीके से खत्म होगी। एमसी रिप्लाइज, असली ऑडेशियस तो तुम हो, गॉड ऑफ अनमेकिंग। इमॉर्टल गॉड कंफ्यूज्ड हो जाता है। एमसी कमेंट्स करता है, मैं ऑर्डिनरी मॉर्टल नहीं हूं, मैं प्राइमोर्डियल टैलिस्ट हूं। गॉड ऑफ वेल्थ और गॉड ऑफ मून मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, और सबेन को भी जानता हूं। गॉड ऑफ सोल हार्वेस्ट अभी भी सस्पिशियस है। एमसी ने उसको दिखाया कि वो ऑर्डिनरी मॉर्टल नहीं है, एक गिफ्ट दिखाकर। गॉड ने चेक किया और माना कि एमसी के इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स हैं, लेकिन फिर भी उसने कहा, शायद तुम शर्लेटन हो। फिर वो चेन से अटैक करता है। एमसी कॉन्फिडेंट है और वेट करता है, देखे क्या होता है। गॉड ऑफ सोल हार्वेस्ट सीधे एमसी के थ्रू जाता है, लेकिन डैमेज कुछ नहीं होता। वो फिर से अटैक करता है और फिर से फेल हो जाता है। उसका गोल एमसी की सोल पकड़कर अंडरवर्ल्ड ले जाना। एमसी हंसते हुए चैलेंज देता है, कैच मी अगर कर सकते हो। धीरे धीरे गॉड ऑफ सोल हार्वेस्ट समझने लगता है कि एमसी सच में कोई ऑर्डिनरी मॉर्टल नहीं है। एमसी कूल होकर कहता है, आप जो भी बोल रहे हो सब नॉनसेंस है। गॉड ऑफ सोल हार्वेस्ट आखिर में मान जाता है और बोलता है, सच में मैं सिर्फ एक एम्प्लॉई हूं। एमसी हंसते हुए जवाब देता है, कोई बात नहीं, अब हम दोस्त हैं, टेंशन मत लो। फिर एमसी अपना फोन निकालता है और कहता, चलो मैं तुम्हें कॉन्टेक्स्ट में ऐड करूं। गॉड समझ नहीं पाता। एमसी थोड़ा पास जाकर कहता है, थोड़ा स्टैंड स्टिल, मैं वे ढूंढ लूंगा। गॉड कंफ्यूज्ड होकर कहता है, उस डीमोनिक मिरर को हटा दो। एमसी मुस्कुराते हुए क्लैरिफाई करता है, मिरर नहीं है, ये ह्यूमन वर्ल्ड का फोन है। गॉड ऑफ सोल हार्वेस्ट बोलता है, ठीक है मैं चला जाता हूं, कुछ और रिजॉल्व करने को नहीं है। लेकिन एमसी बोलता है, रुको और मेरे डॉग की लाइफ की रिक्वेस्ट करो। गॉड पूछता है, ऑरेंज बुलडॉग की बात कर रहे हो? उसे मैंने अंडरवर्ल्ड ले लिया। एमसी गुस्से में, वो मेरा फ्रेंड था, मैं ये नहीं चाहता था। एमसी डिमांड्स करता है कि डॉग की सोल वापस लौट आई जाए। गॉड समझाता है, हेवन में एक दिन, हाउस सीन अर्थ में 1 साल। अंडरवर्ल्ड भी ऐसा ही है, और डॉग किंग यामा का है, उसे मॉर्टल वर्ल्ड वापस लाना ह्यूज ऑफेंस होगा। एमसी बोलता है, मुझे परवाह नहीं, मुझे बस अपने दोस्त को चाहिए। गॉड वार्न करता है, इट्स नॉट दैट सिंपल, मैं ही अंडरवर्ल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। तो एमसी अपने फोन से मैसेज भेजने की सोचता है, पॉकेट से पैम्फलेट्स निकालता है और गॉड को मारना शुरू कर देता है। कुछ स्ट्रिंग्स पुल करनी होंगी। गॉड कंफ्यूज्ड और एम्बैरेस्ड भी। दरअसल वो पैम्फलेट्स पैसे थे। एमसी फिर से फोन पकड़ता है और कहता, इतना पैसा भी काम नहीं आएगा। और फिर वो और पैसे गॉड को देने लगता है। गॉड बोलता है,
ये इमॉर्टल गॉड्स के सामने गलत है। एमसी बार्गेनिंग करता है। तुमने कितनी लाइफ कैप्चर कर ली, कभी फन क्यों नहीं किया? क्यों ना तुम्हें किसी और हाउस भेज दे? अचानक वे एक जाइगेंटिक मैंशन में अपीयर होते हैं। एमसी लग्जरी कार भी ऑफर करता है, लंबोर्गिनी अवेंटाडोर, लेकिन गॉड रिफ्यूज कर देता है। गिफ्ट्स कंटिन्यू, लग्जरी वॉच, फिर मार्को जॉर्डन स्नीकर्स। एमसी स्लाइली पूछता है, इतने बड़े हाउस में अकेले रहना लोनली नहीं लगता? तो वो दो सुपर अट्रैक्टिव सेक्रेटरीज अरेंज करता है। एक लड़की येलो ब्लाउज में अप्रोच करती है, शियो हाय, क्या आपको हम पसंद हैं? दूसरी पिंक हेयर वाली आती है, बस अग्री कर लो, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। अब गॉड के पास कोई चॉइस नहीं। ही फाइनली डिसाइड्स और कहता है, मैं डिसअपॉइंटेड नहीं करना चाहता। अब मैं अंडरवर्ल्ड जाकर तुम्हारे डॉग की सोल लाऊंगा। उसके अंडरवर्ल्ड में जाने पर ह्यूमन वर्ल्ड में एक स्मॉल पोर्टल खुलता है। गर्ल्स एमसी के पास कहते हैं, गुड लक, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। एमसी बोलता है, मनी इवन मेक्स डेविल चेंज हिज माइंड। और सीक्रेटली एमसी सोचता है, पापा फ्यूनरल बिजनेस में काम करते हैं। सब दिखाया वो गॉड को सिर्फ सोशल मीडिया ऐड करने के लिए था। एमसी खुश है, बिलीव करता है कि सब वर्थ था अपने डॉग की सोल पाने के लिए। सडनली गॉड ऑफ सोल हार्वेस्ट अपीयर होता है और बोलता है, मैंने तुम्हारे फ्रेंड की सोल वापस ला दी। एमसी झटका खा जाता है और मूर्ख आदमी को कहता, भाई बिना बताए ऐसा मत करो, दिल बैठने वाला था। आत्मा उठाने वाला देवता पपी की आत्मा की चेन खींचता है। पहले यह सिर्फ एक आम कुत्ता था, लेकिन अब यह राक्षस बन चुका है। दांत इतने बड़े कि देखकर डर लगे, ऊंचाई भी 4-5 गुना बढ़ गई है। देवता और एमसी दोनों कुत्ते को देखकर दंग रह जाते हैं। फिर भी यह उसका कुत्ता है। एमसी खुशी से आंसू बहाता है, लेकिन कुत्ता खुश नहीं दिखता। वह डरावनी आवाजें निकालता है। वे उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई असर नहीं। कुत्ते का विशाल पंजा ऊपर उठता है। एमसी मजाक में पूछता है, भाई अब थोड़ा बूढ़े तो नहीं हो गए इन चीजों के लिए? जवाब आता, मजाक का टाइम नहीं है। एमसी अपने हाथ फैलाता है और कुत्ते को बुलाता, लेकिन कुत्ता नहीं आता। पंजे का डर सबको हिला देता है। कुत्ता अपना गुस्सैल चेहरा उनके पास लाता है और फिर धमाका होता है। लेकिन यह कोई आम धमाका नहीं, यह प्यारेपन का धमाका था, क्योंकि उसका कुत्ता आखिरकार अपने मालिक को ढूंढ ही लिया। वे गले लगते हैं। एमसी खुश है। एमसी कुत्ते को प्यार करता है और स्टोआई से भी कहता, तुम भी प्यार करो, लेकिन स्टोआई डर के मारे मना कर देता है। आत्मा उठाने वाला देवता कहता, मैं अब अधोलोक लौट रहा हूं, तुम्हें भी लौट जाना चाहिए। टैंग सहमत होता है। उसे मांस खाने वाले के साथ हिसाब सुलझाना है। फिर हम उस सीन पर लौटते हैं जहां एमसी बिल्कुल बेहोश लगता है। मांस खाने वाला जश्न मनाता है, भाई इसे जो मिला वही सही है। पिता भागते हैं और कहते हैं, ये नहीं होना चाहिए था। तभी बॉस का पागल आदमी आता है, लकड़ी पकड़े हुए, लेकिन एमसी उठ जाता है। एमसी सबसे पहले अपने पिता को बचाता है और एक पंच मारता है जो पागल को दूर फेंक देता है। पिता हैरान है। एमसी शांत रहता है, सीधे लक्ष्य की ओर देखता है, मध्य अंगूठा दिखाता है और चेतावनी देता है कि वह नरक से वापस आया है और सेन लोंगकिंग की आत्मा लेने वाला है। जेन लिंग डर जाता है, समझ ही नहीं पा रहा कि एमसी कैसे वापस आया। एमसी कहता, मैं सच में मर गया था, पर जो मर गया वह मेरा पुराना शर्मीला स्वभाव था। अब एमसी गुस्से में है और कहता है कि अब वह किसी से उम्मीद नहीं करेगा कि वे बदलेंगे। जैसे ही उसका सबसे बड़ा डर वापस आता है, जेन लिंग ट्रैक्टर पकड़ता है और एमसी पर दौड़ता है। वह चिल्लाता है, इस बार तुम सच में मरोगे। लेकिन एमसी के साथ आता है उसका कुत्ता हेल डॉग। जेन लिंग सोचता, ये क्या राक्षस है? उसकी भतीजी डर कर पूछती है। एमसी कहता, डरो मत, यह सिर्फ मेरा पपी है। कुत्ता ट्रैक्टर को रोक देता है। जेन लिंग डर से भीग जाता है और कहता, मैं नहीं मर सकता, मैं बहुत जरूरी हूं। फिर कुत्ता अपना मुंह खोलता है, जेन लिंग को निगलने के लिए तैयार। अब मांस खाने वाला अपनी सजा पाएगा। बाहर केवल चबाने की आवाज आती है। हम सोच रहे थे कि जेन लिंग मर गया, लेकिन एमसी ने उसे जीवित छोड़ा। एल्डर सियन पूछते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। सुरक्षा गार्ड बताता है कि जिन लड़कों के साथ जेन लिंग था वे भी पागल हो गए। एल्डर गुस्से में कहते हैं, जिसने ये किया उसका सिर मैं खुद उखाड़ दूंगा। एमसी अपने कुत्ते के सामने खड़ा होता है और उसके काम की तारीफ करता है, लेकिन कुत्ता बहुत बड़ा है, लोगों का ध्यान खींचता है। कुत्ता समझता है और भौंकता है और अचानक छोटा हो जाता है। एमसी खुश है कि उसका कुत्ता ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एमसी अपनी बहन से कहता है, बस स्टॉप जाओ और कल के लिए टिकट बुक कर दो,
मेरी कार खराब हो गई, लेकिन कुत्ता खुद को कार में बदल लेता है, थोड़ी पंक स्टाइल वाली। एमसी और खुश हो जाता है। उनका अगला गंतव्य लोकल हेडक्वार्टर है, जहां निवेश पर चर्चा होगी। उन्हें मिंगजाब नहीं मिलती। कमरा देखकर एमसी खुश नहीं होता। दूसरा निवेशक तनलोंग इंटरनेशनल का फाउंडर है, वही जो उसे मारना चाहता था। पुराना निवेशक कहता है, ये लड़का वह है जिसके बारे में मैंने कहा था कि इसमें टैलेंट है। एमसी सोचता है कि क्या यह संयोग है। वे एक दूसरे को नमस्ते कहते हैं। एल्डर कहता है कि लिंग ने पहले ही एमसी के बारे में सब बता दिया है। अब वे बैठकर इको पार्क प्रोजेक्ट पर चर्चा करते हैं। लिंग कहता है कि कंपनी बहुत बड़ी और फंड असीमित है। एमसी फोन निकालता है और कहता, एल्डर जंग से मिलकर सम्मानित महसूस हुआ। क्या मैं आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता हूं? एल्डर को पसंद नहीं आता। एल्डर सोचते हैं कि लड़का लिंक्डइन का फेवरेट है, फिलहाल कोई टेंशन नहीं। एल्डर जैंग कहता है, मैं शुरू में 10 मिलियन ही निवेश करूंगा, पर मैं मेजॉरिटी निवेशक बनना चाहता हूं और सारे फैसले मैं लूंगा।